इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पीएसपीएल का यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएसपीएल के यानी शिवपाल सिंह यादव जी और अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशरफ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ किचोचवी साहब का ऑफिस यहीं है और ये कार्यालय है पीएसपीएल का। उत्तर प्रदेश में अब से 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं और उस चुनाव की तैयारियां तकरीबन सारी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। पीएसपीएल की तरफ से भी संघर्ष का आगाज़ हो चुका है और शुरुआत जो है मेहनत की यहाँ से कर दी गई है। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इस देश को पूरी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक कहा जाता है। पूरी दुनिया में भारत को अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले चंद सालों में देश में जो राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान की, इंडिया पाकिस्तान की, मंदिर मस्जिद की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। गंगा के नाम पर राजनीति करने वालों ने गंगा को किस तरह से मैला किया है वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी हैं और किस तरह से गंगा के किनारे हिंदुओं की लाशों का अपमान किया गया और हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाकर के उन लाशों को किस तरह से जो है नुकसान पहुंचाया गया, ये भी पूरे देश ने देखा है। और फिर भी वो राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर उठ करके जो देश के असल मुद्दे हैं, जनता के जो असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो हम दीपक मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। देश में जो इस तरह की राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, इस पूरी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं दीपक जी? देखिए, यह राजनीति संकीर्ण राजनीति है, दिलों को और देश को बांटने वाली राजनीति है। इसे आप विभाजनकारी सियासत कह सकते हैं। हमारे देश में कभी भी हिंदू बनाम मुसलमान नहीं रहा, लेकिन एक बड़े वर्ग द्वारा एक झूठ बराबर कहा जाता रहा। जैसे गोयबल जो एक झूठ को बार बार कहता था तो वो सच लगने लगता था। आप बताइए, राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो राणा प्रताप के सेनापति सूर साहब मुसलमान नहीं होते और अकबर बादशाह के सेनापति राजा मान सिंह हिंदू नहीं होते। सही। अब आइए, छत्रपति शिवाजी के नाम पे हिंदू मुसलमान किया जाता है। छत्रपति शिवाजी को अफजल से बचाने वाला जो व्यक्ति था, वो हमारे पूज्य थे, वो मुसलमान थे। उन्होंने बताया कि अफजल तो बहुत भारी भरकम है, आप पतले दुबले हैं, आपको गले लगा के मार डालेगा। और मजे की बात, इससे बात अब ये भारतीय इतिहास का सौंदर्य आप देखिए, अफजल को जिस व्यक्ति ने, मतलब बचाने वाला मुसलमान, और जिस व्यक्ति ने अफजल से कहा कि छत्रपति शिवाजी को दबा के मार दीजिएगा, क्योंकि युद्ध कौशल में आप उनसे जीत नहीं पाएंगे, वो गुरला नीति को बहुत अच्छे जानकार हैं छत्रपति शिवाजी, तो वो हिंदू थे, कुलकर्णी थे। अब आप आइए आज़ादी की लड़ाई में आ जाइए आप। आज़ादी की लड़ाई के जितने बड़े नारे हुए हैं, दिए गए हैं, वो सब मुसलमानों द्वारा दिए गए हैं और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सबसे बड़ा नारा इंकलाब जिंदाबाद। एक सिख भगत सिंह, एक बिरहमन चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में इस नारे को अलम बनाकर, परचम बनाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ता है। ये नारा किसने दिया? मौलाना हर्षद मोहानी साहब ने दिया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो किसने दिया? ये मुसलमान के द्वारा दिया गया है और यूसुफ मेहर अली साहब द्वारा। साइमन गो बैक भी उन्हीं का दिया हुआ नारा है। जय हिंद का नारा, ये मूलतः जय हिंदुस्तान की था नारा, और ये दिया सुभाष चंद्र बोस के अभिन्न साथी और सबसे बड़े राजदार। जाहिर सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो व्यक्ति होगा, उनका राजदार होगा, वो तो देशभक्ति ही ना होगा। अब उसकी देशभक्ति पे कोई मोहन भागवत या कोई सवाल खड़ा करे तो उसको क्या किया जाए? तो आबिद हसन सफरानी साहब ने दिया। और आप देखिए, लोग कहते हैं कि मुसलमान राम का शत्रु है। अरे कैसे हो सकता है? राम पर जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है, वो गज़ल पूरी देखिए आप, जिसमें उन्होंने इमाम हिंद कहा है और दुनिया में कहा है कि दुनिया में भारत का नाम नाम से है। रस खान को आप पढ़िए, मीरा और सूर से 1 इंच भी रस खान का कृष्ण के प्रति प्रेम कम नज़र नहीं आएगा। तो हमें हर्षद मोहानी ने कृष्ण पे जो लिख दिया है, और वो आप अपने बनारसी चचा बनारसी ने जो कृष्ण पर लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए, ये तो बड़े लोग थे, जितने भी बड़ी भजन हुए हैं ना इस देश में, चर्चित सर्वाधिक फिल्मों में गाने वाले कौन? रफ़ी। किस पर फिल्माया गया? दिलीप कुमार। दरअसल जो यूसुफ हैं, गाने वाले कौन?
बनाने वाले कौन? नौसाद। तो हमारे देश में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं समस्या रही है। हिंदू मुसलमान तो भारत माँ की 2 आँखें हैं ना, सही 2 हाथ हैं भारत के, और एक भी हाथ को जो कमज़ोर कह रहा है वह देशभक्त नहीं हो सकता। और एक बात और मैं बता दूं, गांधी की हत्या हिंदू मुसलमान लड़ाई का परिणाम नहीं था। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की थी। अलबत्तों को जब उनके खिलाफ इरविन ने हत्या की साजिश की चंपारण आंदोलन के दौरान, तो बचाने वाले मुसलमान थे, बत्तख चाचा, बत्तख मियाँ जिसको कहा जाता है, उनको मारा था एक कट्टर मुसलमान हिंदू ने। अब यानी कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान कभी लड़ाई रही ही नहीं, लेकिन कुछ लोग सत्ता के लिए हिंदू बनाम मुसलमान करते हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान होते हैं, इस देश में हिंदू बनाम मुसलमान नहीं हुआ। हमें इस राजनीति को समझना होगा। ठीक है, ठीक। दीपक जी ने बड़ी अहम बातें कही और देश का वो इतिहास याद दिलाया जिसकी बुनियादें नानक और फरीद ने रखी थीं। देश का वो इतिहास याद दिला रहे हैं दीपक मिश्रा जी जिसकी बुनियादें मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर ने रखी थीं। देश का वो इतिहास याद दिला रहे हैं दीपक मिश्रा जी जिसकी बुनियादें अशफाकुल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने रखी थीं। टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुर्का, साड़ी सब मिले थे तब ये देश आज़ाद हुआ था। 1947 में सारे देशवासियों ने एक ऐसी थाली बनाई थी कि एक साथ बैठ कर के वो खाना खा सकते थे। तब अंग्रेज़ों को इस एकता से डर लगा था, तब वो छोड़ करके यहाँ से भागे थे और यही बात बड़ी अहम है। अब दीपक मिश्रा जी अब क्या कहिएगा? देखिए देश में बेरोज़गारी भी अपनी चरम सीमा पर है, देश में भूखमरी है, गुर्बत है और साथ ही अभी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जो हालत हुई है वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी और फिर उसी वजह से बीजेपी में भी बड़ा जो है उछाल आया। योगी जी कभी नड्डा के सामने घुटने टेक रहे हैं, कभी अमित शाह के सामने घुटने टेक रहे हैं, कभी मोदी जी के सामने हाजिरियाँ दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लगा है कि उनसे बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। तो अब देश की जनता को क्या इनके मनाने रूठने में दिलचस्पी लेने चाहिए या फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, देश की जनता वैचारिक रूप से सेकुलर और सोशलिस्ट है, क्योंकि यह देश तो कबीर का है ना, यह देश नानक का है, यह देश अशफाक को आदर्श मानता है। इस देश ने कभी भी मुंजे, जयकर और जो हिंदुत्व राष्ट्र अंध हिंदुत्ववाद की बात करते थे नेता नहीं माना। इस देश ने कभी जिन्ना को भी नेता नहीं माना, जबकि वो बड़े विद्वान थे। इस देश ने गांधी को नेता माना, लोहिया को माना, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की बात है, तो अब तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी झंडेवालान और नागपुर की एक रिमोट बन के रह गई है। दीनदयाल और अटल बिहारी वाजपेयी जिस उत्तर प्रदेश से आते थे, अब उस प्रदेश में कोई जब नेता है ही नहीं, और जब नेता है नहीं तो उन्हें कहीं न कहीं झुकना तो पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि हम जानबूझ के मैं कह रहा हूँ, हमारा निज़ाम बच्चों को सलीके का दूध तक नहीं दे सका, दवा तक नहीं दे सका, हाथों में पूरी तरीके से कलम और कापी नहीं थमा सका। और ये जो सारा पैसा था, जो बजट के पैसे थे, वो पैसे तो चंद उद्योगपतियों में बट गए, एयरपोर्ट बनाने में चले गए, एक्सप्रेस वे बनाने में चले गए, वो भी पूरे नहीं बने। तो यहाँ जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, पहले तो दाल रोटी का इंतज़ाम करना चाहिए ना, फिर उसके बाद घी और मक्खन का। दीपक जी बदलाव कैसे होगा? बदलाव तो होगा। शिवपाल सिंह जी ने जो गैर भाजपावाद का नारा दिया है, वह बदलाव का एक अहम सूत्र है। सभी विपक्षी दलों को चाहिए कि शिवपाल सिंह जैसे अनुभवी, जिन्होंने भाजपा को इसके पहले भी पटका था, याद कीजिए भाजपा को जब नेताजी और शिवपाल जी और जनेश्वर जी और मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी, जिसमें हम जैसे युवा भी थे, ने भाजपा को हराया था, तो उत्तर प्रदेश वो फिर एक दशक से ज़्यादा साल हो गए वो लौट कर आई नहीं। एक सदी बाद फिर भाजपा लौटी। तो यही लोग हरा सकते हैं, क्योंकि इनके पास लोहिया जयप्रकाश के विचारों की थाती है, इनके पास एक संघर्षशील चेहरा है, और ये वो लोग हैं जो पसीना बहा सकते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो अरबपतियों की पूंजी से अपना दल चलाते हैं और उसके हिसाब से कानून बनाते हैं। ये सड़कों को आबाद रखने वाले लोग हैं,
जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और उसी आवारा संसद की देन थी कि उसने बहस का इंतज़ार नहीं किया और किसान विरोधी बिल किसान बिल के नाम से पारित कर दिया। हमें आप ये बताइए, खुली बहस कराते और मज़े की बात यह है कि किसानों के लिए एक बिल ला रहे हैं, इसकी घोषणा सीतारमन जी ने अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी किसान की भाषा नहीं है, तमिलनाडु का भाषा किसान तमिल में बात करता है, उत्तर प्रदेश का किसान हिंदी में बात करता है, भोजपुरी में बात करता है, अवधी में कहता है, कहीं का भी किसान अंग्रेज़ी में बात नहीं करता। ये तो आप मानते हैं। ठीक है। तो सीतारमन जी ने अंग्रेज़ी में चंद अंग्रेज़ी दान उद्योगपतियों के बीच में रखा था। अगर ये किसानों के समर्थन का बिल होता तो किसान सभा में होता, किसानों की रैली में होती या संसद में होती। तीनों जगह ये बिल नहीं रखा गया। रखा कहाँ गया? उद्योगपतियों के बज़्म में। तो ये बड़ी अहम बात अभी दीपक मिश्रा जी ने कही। चाहे किसानों का मसला हो, देश के नौजवानों का मसला हो, महिलाओं का मसला हो, देश की इस सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर राज्य की सरकार हो, जो वादे किए थे उसके विपरीत जा कर के, उसके अगेंस्ट जा कर के सारे काम किए हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है। अब बदलाव का वक्त है। अब देखना ये है कि चुनाव के इस पार सारी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि वो जो है सरकार बनाएंगी, सत्ता में आएंगी। चुनाव के उस पार ये देखना है कि किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री के पद पर कौन जो है जिम्मेदार बनेगा। अब चुनाव का समय ही बताएगा। यूँ तो सारी पार्टियां अपने लिए कोशिशें कर रही हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आएगी। अगर कोई सवाल है आपका तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में सवाल बताएं ताकि हम आपका जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया।